दोस्तों आज की इस खास वीडियो में हम उस दौर की बात करेंगे जब दिल्ली के तख्त पर पहली बार किसी मुस्लिम स्त्री ने शासन किया, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। यह भारत में शासन करने वाली पहली बनती मुस्लिम शासिका थी। दोस्तों ये कहानी 13वीं सदी की है, जब मोहम्मद गौरी के एकदास कुतुबुद्दीन ऐबक ने 25 जून 1206 ईस्वी के दिन दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। अब से दिल्ली के तख्त पर तुर्कों का शासन हो गया। 1210 ईस्वी में जब ऐबक की मृत्यु हुई, तब दिल्ली की गद्दी पर ऐबक का दामाद वेदास इल्तुतमिश बैठा, जिसने 1236 ईस्वी तक शासन किया। इसी इल्तुतमिश की इकलौती पुत्री थी रजिया सुल्तान। यह अपने 11 भाइयों में सबसे तीव्र बुद्धि वाली, होशियार व श्रेष्ठ थी। रजिया का जन्म 1205 ईस्वी में बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी माता का नाम शाह तुर्कमान खातून था। सुल्तान की इकलौती पुत्री होने के कारण रजिया को हर वो सुविधा उपलब्ध करवाई गई जिसे इस्लाम का इतिहास तक मनाही करता था। रजिया सुल्तान ने बचपन में ही घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी जैसी अन्य कलाएं सीख ली थी। इल्तुतमिश ने अपनी इस पुत्री की प्रतिभाओं को बचपन में ही भांप लिया था, इसलिए वह अपनी पुत्री को अपने पुत्रों से अधिक तवज्जो देता था। 1229 ईस्वी का समय था जब इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय की, और इस विजय के बाद उसने अपनी इस पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। यहाँ तक कि रजिया का नाम उत्तराधिकारी के रूप में चांदी के टंकों पर भी खुदवा दिया। 1236 ईस्वी में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी मृत्यु के बाद उनका छोटा पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठता है। रुकनुद्दीन की विलासिता के कारण राज्य में अशांति व अराजकता फैल जाती है। इस अशांति का लाभ उठाकर रजिया शुक्रवार की नमाज के समय लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता से अपील करती है और रुकनुद्दीन और उसकी माता शाह तुर्कान के अत्याचारों से जनता को अवगत कराती है, और साथ ही वसीयत में अपने उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर जनता से बात करती है। और रजिया दिल्ली की जनता को आश्वासन देते हुए कहती है कि वह शासिका बनकर शांति व व्यवस्था स्थापित करेगी। दिल्ली की जनता ने रजिया को शासिका के रूप में स्वीकार कर लिया और जनसमूह ने महल पर आक्रमण करके शाह तुर्कान को बंदी बना लिया, और इसके बाद रुकनुद्दीन की हत्या कर दी गई। और ठीक यहाँ से रजिया के शासन की कहानी शुरू होती है। एक स्त्री के रूप में रजिया का शासिका बनना इस्लाम के समर्थकों के लिए नई बात थी, किंतु इस्लाम के इतिहास के लिए नहीं। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका के रूप में 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी। रजिया ने अपने सिक्कों पर उम्मदत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया, जो उसकी उपाधि बन गई। रजिया ने महिला वस्त्र और पर्दा त्याग कर पुरुषों के वस्त्र कबा यानी कुर्ता और कुल्हा यानी पगड़ी धारण करना शुरू कर दिया, और उसने दरबार में भी उपस्थित होना शुरू कर दिया। और इल्तुतमिश के वजीर निजामुल जुनैदी ने रजिया के राज्यारोहण का विरोध किया, और कुछ प्रसिद्ध तुर्क सामंतों ने भी जुनैदी का साथ दिया। सभी ने मिलकर रजिया के विरोध का निश्चय किया। रजिया ने अवध के इक़्तादार मलिक तायशी को विद्रोहियों को शांत करने के लिए भेजा, किंतु सैफुद्दीन कूची ने उस पर आक्रमण कर उसे कारागार में डाल दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। आगे चलकर रजिया ने कूटनीति से काम लिया, और उसने बदायूं व मुल्तान के इक़्तादारों को गुप्त रूप से अपनी तरफ मिला लिया। उन्होंने वजीर जुनैदी व अन्य सरदारों को कैद करने की योजना बनाई, जो रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करते थे। अमीरों को जब रजिया की इस कूटनीति का पता चला, तो वे अपने शिविर छोड़कर भाग गए। हांसी के सूबेदार सैफुद्दीन कोची को पकड़कर कारागार में डाला गया। लाहौर का सूबेदार मलिक जानी मारा गया। वजीर जुनैदी हरियाणा में सिरमौर की पहाड़ियों में भाग आया, और यहाँ उसकी मृत्यु हो गई। बात 1238 ईस्वी की है, जब गजनी के ख्वारिज़म सूबेदार मलिक हसन करलूग ने मंगोलों के विरुद्ध रजिया से सहायता की मांग की, परंतु रजिया ने अपने पिता की तरह कूटनीति से काम लेते हुए मलिक हसन करलूग को बर्न की आय देने का वादा किया, लेकिन सैनिक सहायता देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार रजिया ने अपनी समझदारी से मंगोल आक्रमण से सल्तनत को बचा लिया। रजिया सुल्तान ने विद्रोही इक़्तादारों को हराकर शासन का पुनर्गठन करना शुरू कर दिया। उसने इख्तियारुद्दीन ऐतगिन को बदायूं का इक़्तिदार बनाया, और उसके बाद अमीर हाजिब का पद उसे दे दिया, जिसका अर्थ होता है शाही दरबार का वरिष्ठतम अधिकारी। ऐतगिन ने अपने पद की शक्ति का प्रयोग करते हुए अल्तुनिया को पहले बरन का और फिर भटिंडा का सूबेदार बनाया। भटिंडा का सूबेदार अल्तुनिया वही था जिसके साथ आगे चलकर रजिया ने अपनी शादी का समझौता किया। खैर, इस शादी समझौते से पहले हम रजिया के उस कृपा पात्र की बात कर लें जिसे उसने अमीर याकूब नियुक्त किया था, जिसका अर्थ होता है शाही गुड़साल का प्रधान, जिसका नाम था जमालुद्दीन याकूत, जो अबिसीनिया का रहने वाला था। इतिहास में इसे काला गुलाम की संज्ञा दी जाती है। इब्न बतूता, इसामी और फरिश्ता जैसे बाद के इतिहासकारों ने रजिया व याकूत के बीच अनुचित प्रेम संबंधों का आरोप लगाया है। इब्न बतूता लिखता है, रजिया का अपने काले गुलाम के प्रति चाव अपराधात्मक था। फरिश्ता अपनी पुस्तक में लिखता है कि अबिसीनिया, याकूत और रजिया के मध्य घनिष्ठता इस बात से प्रकट होती है कि जब रजिया घोड़े पर सवार होती थी, तो वह सदैव अपने हाथों से उसे घोड़े पर बैठाता था। ईसा में लिखता है कि रजिया को सिंहासन पर बैठने के बजाय चरखा संभालना चाहिए।
इस बात में किस हद तक सच्चाई है हमें यह पता रजिया के समकालीन इतिहासकार मिन्हाज उस सिर्राज से मिलता है। वह रजिया के व्यक्तिगत गुणों की प्रशंसा करते हुए लिखता है, सुल्तान रजिया राज्य का कल्याण करने वाली एक महान योद्धा थे। वह बुद्धिमान, न्यायप्रिय, प्रजापालक और अपनी सेनाओं की नेता थी। उसमें बादशाहत के सभी गुण विद्यमान थे। लेकिन आगे मिन्हाज ये भी लिखता है कि उसके ये गुण किस काम के, जब वह एक स्त्री के रूप में पैदा हुई। उसका नारी होना ही उसकी सबसे बड़ी अयोग्यता बना। मिन्हाज ने रजिया और याकूत के संबंधों को निष्कलंक बताया है, क्योंकि तुर्कान ने चहलगानी के अमीर और इस्लाम के समर्थक एक स्त्री के शासन को बर्दाश्त न कर सके और उसे जनता की नज़रों में गिराने के लिए उसके चरित्र पर कीचड़ फेंकने लगे, ताकि जिस जनता ने उसे सल्तनत का ताज पहनाया है वही जनता उसे तख्त से उतार दे। रजिया सुल्तान राजनीतिक दूरदर्शिता और योग्यता से परिपूर्ण थी, इसलिए वह तुर्की सामंत वर्ग की कमर तोड़ना चाहती थी और गैर तुर्क अमीरों का गुट बनाना चाहती थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्कान चहलगानी के सदस्य किंग मेकर की भूमिका में आ गए थे। इन अमीरों को दबाया जाना रजिया के तख्त को बचा सकता था। रजिया द्वारा याकूत को अमीर आखुर के पद पर नियुक्त करना इसी नीति का एक भाग था। सर्वप्रथम 1240 ईस्वी में लाहौर के इक़्तिदार कबीर खां ने विद्रोह किया। रजिया ने शीघ्र ही इस विद्रोह को दबा दिया और कबीर खां पराजित होकर चिनाब नदी की ओर भाग गया। कुछ समय बाद ऐतगिन के इशारे पर भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। यह बात उस समय की थी जब रमजान का महीना चल रहा था। रजिया गर्मी के दिनों की परवाह किए बगैर विद्रोह को दबाने के लिए तबर हिंद पहुंची। राजधानी के कुछ अमीर अल्तुनिया से मिल गए और इन अमीरों ने रजिया के अमीर आखुर याकूत की हत्या कर डाली। अल्तुनिया ने रजिया को हराकर भटिंडा के किले में कैद कर लिया। जैसे ही रजिया के कैद की खबर दिल्ली के तुर्क अमीरों को मिली, उन्होंने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाए जाने का अल्तुनिया को कोई लाभ नहीं मिला। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया के इस असंतोष का लाभ उठाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसे संपर्क भी बनाना शुरू कर दिया। रजिया ने फिर से सत्ता को पाने के लिए अपने बचपन के साथी अल्तुनिया से अपनी शादी को लेकर समझौता कर लिया। अल्तुनिया भी रजिया के इस शादी समझौते से खुश हुआ, क्योंकि इस शादी समझौते से अल्तुनिया को अपने पद व सम्मान में वृद्धि की आशा नजर आने लगी। इन दोनों का निकाह भटिंडा में संपन्न हुआ। अब दिल्ली पर अधिकार करने के लिए इन दोनों ने एक सेना इकट्ठी की, जिस सेना में खोखर, राजपूत व जाट शामिल थे। अल्तुनिया रजिया सुल्तान के साथ अपनी सेना लेकर दिल्ली की ओर बढ़ा, किंतु बहराम शाह की संगठित सेना ने इन दोनों को हरा दिया और ये वापस भटिंडा की तरफ लौट पड़े। वापस लौटते समय मार्ग में कैथल के निकट अल्तुनिया की सेना ने उनका साथ छोड़ दिया। 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी की बात है, जब ये दोनों कैथल में एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तभी डकैतों ने इन दोनों पर हमला करके इन दोनों का वध कर दिया। इस प्रकार रजिया का 3 साल 6 महीने व 6 दिन का शासनकाल समाप्त हुआ और साथ ही रजिया के इतिहास की कहानी भी। दोस्तों, आप लोगों को रजिया सुल्तान की कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं और आने वाले समय में इस तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ।